हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस। ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई माई सेल्फ कृष्ण मोहन, एसएसटी फैकल्टी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग रिसोर्स चैप्टर का सैनिक 9th रिसोर्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यह है आपका सिलेबस टॉपिक्स। इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दीज आर द टॉपिक्स जिसको हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले हम लोग रिसोर्स के बारे में समझते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के लिए यू नीड बुक्स, आपको किताबें की जरूरत पड़ती है, आपको लिखने के लिए पेन की जरूरत पड़ती है। तो रिसोर्सेज आर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड टू फुलफिल योर वर्क। किसी भी काम को पूरा करने के लिए, फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क यू नीड रिसोर्सेज। ओके, फॉर राइटिंग यू नीड पेन, फॉर रीडिंग बुक्स यू नीड बुक्स, फॉर लिविंग यू नीड अ हाउस, ओके, फॉर सर्वाइविंग यू नीड फूड्स। तो हर एक चीज के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। इवन आपको सांस लेने के लिए भी आपको एयर की जरूरत पड़ती है। तो एयर भी इटसेल्फ अ रिसोर्स है अपने आप में। आपको फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स प्लांटेशन के लिए आपको सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो सॉइल भी अपने आप में क्या है? रिसोर्स है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्स क्या है, हमारे आसपास कौन कौन रिसोर्स, कैसे रिसोर्सेज हैं, उसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स, वो सारे चीज को हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में जानेंगे। तो कहता ही है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल कर सके, किस लिए? टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारा जो आवश्यकता है, वो सारी चीजें जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे, ठीक है, वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। चलिए बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी बोले या फिर एप्लीकेशन बोलिए या फिर यूज बोलिए। जैसे हर एक चीज का यूटिलिटी है, उसका एप्लीकेशन है। टेलीस्कोप का अपना एप्लीकेशन है, मोबाइल का अपना एप्लीकेशन है, ठीक है, सभी का अपना अपना एप्लीकेशन होते हैं। यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब किसी भी रिसोर्स को, है ना, जो हम यूज करते हैं वो उसका यूटिलिटी होता है, वो उसका यूज होता है, एप्लीकेशन कहलाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज, जिस चीज का हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारे लिए रिसोर्स हो गया। और जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिक क्या होता है? उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिसोर्स, ठीक है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज ले लीजिए, ठीक है, जिसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मोबाइल है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इटसेल्फ और रिसोर्स, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यानी यूजेस हो रहे हैं इसका, तो इसका वैल्यू बढ़ा रहेगा। अब ये मोबाइल काम करना बंद कर जाएगा, मान लीजिए कि ये मोबाइल ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है, काम करना बंद कर गया, तो इसका कोई यूजेस नहीं है। जब कोई भी चीज का यूजेस नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सिमिलरली तो हम लोग रिसोर्स में क्या सीखें? रिसोर्स में हम लोग ने सीखा कि वो सारे चीजें जिसका यूज हम करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो नीड्स है, हमारी जो आवश्यकता है, उसको फुलफिल कर सके, ओके। और जिस चीजों का हम जो यूज करते हैं उसका ऑटोमेटिकली क्या होता है? उसका वैल्यू बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडियाज और इन्वेंशन। आपने देखा होगा आइंस्टीन साहब ने, ठीक है, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन साहब ने E = mc² का फॉर्मूला जनरेट किया, ठीक है, तो वो उनका पेटेंट हो गया। किसी व्यक्ति ने, किसी साइंटिस्ट ने किसी चीज को डेवलप किया, इन्वेंशन किया, तो वो उसका पेटेंट हो गया। पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, जिसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार उस व्यक्ति का ही है जिसने उस चीज को आविष्कार किया। एक्सक्लूसिव राइट हो गया, ओके, उस पर सभी का अधिकार नहीं होता है। जैसे आप कोई चीज डेवलप किए, आप कोई भी ऐसा नया चीज इन्वेंशन किए, तो आपने उसको अगर एक बार पेटेंट करवा लिया, एक बार अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, इसका मतलब यह हुआ कि उस चीज पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, ठीक है। उसमें कोई भी अल्टरेशन करवाना होगा, मॉडिफिकेशन करवाना होगा, एडिटिंग करवाना होगा, चेंजिंग करवाना होगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। तो इसी को कहते हैं पेटेंट, ओके।
तो एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। चलिए बात करते हैं, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, ठीक है, जो समय के साथ बहुत उसका जो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल होता है, कमर्शियल वैल्यू वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो जैसे होम रेमेडीज, दादी माँ के नुस्खे, कई बार होता है ना, आपने देखा होगा पेट खराब हो गया, सर दर्द कर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो दादी माँ से पूछ लेते हैं, नानी जो पुराने लोग हैं, ठीक है, जिनका ओल्ड एज है, जिस 60-70 एज है, तो वो आपके छोटे छोटे नुस्खे बताएंगे, जिसको क्या कहता है, होम रेमेडीज, ठीक है। तो वो बताएंगे कि ये पत्ता खा लो, ये पी लो, ठीक है, नमक चीनी का घोल मिला करके पी लो, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि ये हमारा होम रेमेडीज है, ठीक है, घरेलू नुस्खे हैं। लेकिन ये जो घरेलू नुस्खे जो हैं, ये पेटेंट्स नहीं है, ठीक है, ये पेटेंट नहीं करवाए गए हैं, इसलिए इसका कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं होता है। आई बात समझ में? लेकिन अगर इसी चीज को अगर पेटेंट करवा लिया जाए, रजिस्टर्ड करवा लिया जाए, तो कल होकर के इसी घरेलू नुस्खे का, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा, इकोनॉमिकली वैल्यू होगा, वो बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो कहने का सेंस है, हम लोग ने क्या पढ़ा कि होम रेमेडीज जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेटेंट नहीं है, वो उसको रजिस्टर्ड नहीं है, इसी कारण से उसका कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन एक बार अगर उसको हम पेटेंट करवा ले, ठीक है, तो कल होकर के उसका, है ना, कमर्शियल वैल्यू क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाएंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। दो चीज, पहला क्या है हमारा, टाइम, एक मिनट, ये क्या है, ये है हमारा टाइम, ठीक है, और दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी। आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। आपने देखा होगा, जब आप हिस्ट्री याद कीजिए, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जिस समय आग का इन्वेंशन हुआ, लोग आग का इस्तेमाल करते थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, खाना पकाने के लिए लोग किया करते थे, जानवरों से, जंगली जानवर से बचने के लिए किया करते थे। अब उसका इस्तेमाल, फायर का इस्तेमाल, आज देख सकते हैं कि हर एक घर में गैस स्टोव के रूप में उसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिमिलरली आपने मिडाइवल एज हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 7th में, उसमें देखा होगा कि कैसे पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया गया, इन्वेंशन किया गया। उस समय पर्शियन व्हील का इस्तेमाल खास करके इरिगेशन पर्पस के लिए किए जाते थे, यानी सिंचाई के लिए किए जाते थे, ठीक है। तो अब आप उसी व्हील यानी चक्का, ठीक है, पहिया का इस्तेमाल अभी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो गाड़ी है, ठीक है, उसमें जो पहिए, जो व्हील जो लगे रहते हैं, वो एक कह सकते हैं कि उसी का एक डिराइव्ड फॉर्म है, ठीक है, उसी का एक विस्तृत फॉर्म है, ठीक है। अगर पर्शियन व्हील डेवलप नहीं हुआ हो रहता तो आज, ठीक है, वो चक्का जो है, जो आज हम लोग साइकिल में, स्कूटर में या फिर कार में जो चक्के लगे रहते हैं, वो डेवलप नहीं हुआ होता। तो कहने का सेंस यह हुआ कि टाइम, समय, मिडाइवल एज पीरियड, उस समय पर्शियन व्हील, ठीक है। अब देखिए 21st सेंचुरी, अब क्या है, तो कार चल रहा, उसमें रबड़ व्हील लगे हुए हैं। आई बात समझ में? तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। उस सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील, यहां पर पर्शियन व्हील से है। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दा पाते हैं, यह है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में और ह्यूमन रिसोर्सेज में। ये तीनों रिसोर्स के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में जानेंगे कि आखिर रिसोर्स क्या होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। चलिए बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ओके, जो प्राकृतिक में, नेचर में अवेलेबल हो उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स द रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जिसको प्रकृति से लिया गया हो, है ना, विदाउट मॉडिफिकेशन, विदाउट अल्टरेशन, विदाउट एडिटिंग, उसमें बिना किसी चेंजेस किए हुए, ठीक है, उसको डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम, ड्रॉन मतलब उसको लेना, टेक, ठीक है, फ्रॉम नेचर। फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। आपने देखा होगा प्रकृति हमें क्या क्या दे रही है, तो बहुत कुछ देती है। नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ जो है ना, वो प्रकृति ही देती है। दैट मीन्स सॉइल, हम तो नहीं बना सकते सॉइल, वी कांट मेक सॉइल, है ना, जनरेट सॉइल, तो सॉइल प्रकृति बनाती है। हर एक जगह अवेलेबल है। वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड सॉइल, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड एयर टू ब्रीथ,
ठीक है, सांस लेने के लिए आपको एयर मिल जाएगा। तो कहने का सेंस यह है कि जो एयर है, हमारा जो सॉइल है, वाटर है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, फ्री गिफ्ट्स, ये फ्री गिफ्ट्स, प्रकृति आपको फ्री गिफ्ट्स दिया है, उपहार में दिया है कि इसका इस्तेमाल कीजिए। ओके, एंड इन अदर केसेस, अगर दूसरे केसेस में देखें, वी नीड टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल समझने वाली बात है, हमारा प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। अब आप कहोगे कि सर गोल्ड तो हम तैयार नहीं कर सकते, कोल तो हम तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल हम तैयार नहीं कर सकते, हम लोग एल्युमिनियम भी तैयार नहीं कर सकते। बट वन थिंग यू शुड कीप इट इन योर माइंड दैट, आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि रिसोर्सेज जो हैं, मेटल्स जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो तो हमारी धरती के नीचे हैं। अब क्या है, जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, वो नेचुरल ओआर फॉर्म में होता है। ठीक है, अब उस बॉक्साइट का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे एल्युमिनियम में। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर हम उस टेक्नोलॉजी, हमारा टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो बॉक्साइट ही रिमेन बॉक्साइट ही रहेगा और उसको हम एल्युमिनियम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली, ठीक है, हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए, हार्नेस करने के लिए, यूज करने के लिए वी मस्ट हैव टेक्नोलॉजी। कह सकते हैं कि हाईटेक टेक्नोलॉजी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। प्रकृति ने हमें फ्री गिफ्ट्स के रूप में दिया ताकि हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके। कभी कभी हम लोग को टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस कर सके, उसका यूज कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके। ओके, उसका एप्लीकेशन हो सके। अब यहां पर कहा जा रहा है कि नेचुरल रिसोर्स को हमको और डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए उसको हम फर्दर क्लासिफाइड किए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहां पर हम लोग उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे और यहां पर यूज। अब देखेंगे कई तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं, एक पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं, एक नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं ऑरिजिन में हम लोग देखेंगे कि बायोटिक, एबायोटिक, स्टॉक एंड रिजर्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सब टॉपिक्स हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में देखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यहां पर देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, तो ऐसा रिसोर्सेज जिसका क्वालिटी को हमको पता होगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीजें है ना, ये इंफॉर्मेशन हमें जानकारी होगी तो वो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। दैट मींस द रिसोर्सेज विच है, उसकी क्वांटिटी को पता है और उसकी क्वालिटी को भी जब पता किया गया हो, ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोयला माइनिंग है, कहां पे, तो रूड एरिया ऑफ जर्मनी जब जाएंगे तो वहां पर रूड, ठीक है, एक जगह है, सिटी है, वहां पर क्या है, कोयला माइन है। तो वो जो रिसोर्सेज है वो हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज है, हमें पता है, ठीक है, कि वहां पर कितना रिसोर्सेज है, कितना कोयला का भंडार है, ठीक है, और कोयला का जो भंडार है वो उसका जो क्वालिटी है वो किस क्वालिटी का है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की बात करें, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री है हमारा, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, सीरिया हो गए, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब हमारा वेस्ट एशिया कंट्री है। तो ये सब जो वेस्ट एशियन कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स है, खास करके जो पेट्रोलियम अपने आप में एक मिनरल्स है, रिसोर्स है, ठीक है, वो सब अवेलेबल है और ये सब पता है कि कितना वहां पर अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी भी पता है और उसकी क्वालिटी भी पता है। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू, हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है, वहां पर जो डार्क सॉइल अवेलेबल है उसके बारे में पता है कि कितना सॉइल अवेलेबल है, कहां कहां ये फैला हुआ है। ये सारा जो चीज हमें एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब सिंपल सा है क्या, कि उस ऐसा रिसोर्सेज जिसके क्वालिटी के बारे में पता हो और कितना क्वांटिटी में फैला हुआ हो, यह भी हमें पता है। चलिए बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नॉट नोन, जिसका ना क्वालिटी का पता है ना ही क्वांटिटी का पता है। हमें नहीं पता है कि कितनी मात्रा में फैला हुआ है और हमें यह भी नहीं पता है कि इसका क्वालिटी क्या है, पर एक चीज हमें पता है कि यह अवेलेबल है। ओके,
ये चीज हमें पता है कि ये रिसोर्स हमारे टेरिटरी में या किसी रीजन में ये अवेलेबल है, लेकिन कितना मात्रा में फैला हुआ है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हम अवेयर नहीं है। इसका इस्तेमाल अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है, कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, उसको इन फ्यूचर में 10 साल 20 साल 30 साल के बाद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इस चीज को हार्नेस करने के लिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, दे रिक्वायर हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है ना। जैसे एग्जांपल यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, हमें पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लद्दाख जो है जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। आप देख सकते हैं कि वहां पर यूरेनियम रिच रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, लेकिन अभी वो पोटेंशियल फेज में है। हमें ये नहीं पता है कि कितनी मात्रा में है और उसकी क्वालिटी किस क्वालिटी की है। विंड एनर्जी इन नगरकोइल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी विंड एनर्जी के रिसोर्सेज है। ऐसा असेसमेंट किया गया है कि वहां एक्सपेक्टेशन किया गया कि वहां पर विंड एनर्जी सेटअप किया जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है, लेकिन इन फ्यूचर अभी उसके लिए कोई अभी प्लानिंग चल रही है। तो कहने का सेंस है कि पोटेंशियल इन रिसोर्सेज दैट मीन्स उसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की उत्पत्ति, ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति इमर्जेंस कहां से हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो कोई भी रिसोर्सेज कहीं से उठा लीजिए, कोई भी रिसोर्सेज, चाहे वो टेबल लिए, लकड़ी का टेबल ले लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी रिसोर्सेज वो कहीं ना किसी चीज से ओरिजिनेट तो हुआ होगा, ठीक है। तो कोई भी रिसोर्सेज वो तो या तो बायोटिक होगा नहीं तो एबायोटिक होगा। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, ठीक है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, हम आप सब, ठीक है, ये सब हम लोग बायोटिक हो गए। ओके, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, जिसमें जान प्राण नहीं हो, ठीक है, जैसे सॉइल है, रॉक्स है, माउंटेन्स है, वाटर है। सो दीज आर द एबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक एंड रिजर्व। यहां पर देख सकते हैं कई बार गवर्नमेंट कहता है कि स्टॉक में अवेलेबल है, कुछ चीज को रिजर्व कर दिए जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर समझने वाली बात है। स्टॉक का मतलब ही होता है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ओके, अवेलेबल फॉर यूज, मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल यूज करने के लिए है, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा स्टॉक कहलाएगा। क्लियर। और रिजर्व का मतलब होता है कि कुछ रिसोर्सेज को हम रिजर्व करके छोड़ देते हैं ताकि इन फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसको बेटर ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कई बार होता है गवर्नमेंट क्या करता है, फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर देता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि सारा जो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर देता है कि इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा। और ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगे मतलब कि किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसके क्या होगा कि वो जो फॉरेस्ट एरिया है वो रिजर्व रहेंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या किया था, तो वैसे लैंड को, वैसे रिसोर्स को, लैंड भी अपने आप में एक रिसोर्स है, तो वैसे रिसोर्स को क्या कर दिया था, रिजर्व करके रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि आगे आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उसका इस्तेमाल कर सके, या फिर इमरजेंसी में वैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नाम से ही पता चलता है विच कैन बी रिन्यूड, जिसको रिन्यूड किया जा सकता है, फिर से उसको लाया जा सके, ठीक है। विच कैन बी रिप्लेनिश, जिसको फिर से भरा जा सके, एक बार खत्म हो गया फिर से अपने आप भर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सनलाइट, ऐसा तो नहीं है कि आज जो हमको सनलाइट पर आ रहा है, सनलाइट फॉल्स ऑन आवर अर्थ, सनलाइट फॉल्स ऑन अस, तो इसका मतलब होगा कि कल सनलाइट नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। वो कई सालों से चलता आ रहा है, हजारों साल, लाखों साल से चलता आ रहा है और हजारों लाखों साल तक चलता रहेगा। तो वो क्या है, वो रिन्यू, अपने आप में रिन्यू होता रहता है। तो विच गेट रिन्यूड रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो रिप्लेनिश होगा, एक बार खत्म होगा खुद अपने आप भर जाएगा, ठीक है, क्विकली होता रहता है। नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, हम कुछ भी कर ले, हम कितना भी कुछ भी नुकसान पहुंचाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए यहां विच कैन बी
रिन्यूड। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी। आप देखो सोलर एनर्जी, हर दिन सनलाइट आ रहा है ना, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कल भी आएगा परसों भी आएगा। विंड को देखें तो वो क्या करता है, ब्लो करता रहता है, ठीक है, मूवमेंट उसका होता रहता है, तो हमेशा आप उससे एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। तो वैसे एनर्जी को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब इट कैन नॉट बी रिन्यूड, जिसको रिन्यूड नहीं किया सकता। वंस इट इज डिप्लीटेड, एक बार ये खत्म हो जाता है, ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, बहुत हजारों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टाइम लेता है उसको रिन्यू होने में, तब तक मालूम पड़ा है कि हम लोग रहेंगे भी नहीं। आई बात समझे? तो कहने का सेंस यह है कि वैसे रिसोर्सेज जिसको रिप्लेनिश होने में, रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए, हजारों साल, लाखों साल लग जाए, तो वैसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। उसके स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। टेक्स 1000 ईयर्स ऑफ टू बी रिन्यूड। एग्जाम्पल बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।